Hello everyone. In this video explanation, we are going to study about another poem of class 10 English and it's titled Amanda. अब ये Amanda क्या है? So Amanda is a name of a girl. अगर हम बात करें पोएम के इंट्रोडक्शन की तो यहाँ पे लिख रहा है that every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चे को ऐसा लगता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है और उसे इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि वो ये ना करे, वो ना करे. यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड. आपको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आपकी आज़ादी कर्टेल की जा रही हो, मतलब छोटी कर दी जा रही हो, आपकी आज़ादी सिमट कर रह गई हो. अब यहाँ कह रहा है कि राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स और एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू. यहाँ कह रहा है कि आप उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाओ जो कि आप करना चाहते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स आपको ऐसा करने को अलाउ नहीं करते. टू रीड द पोएम अलाउड फॉर्म पेयर्स ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजास यू आर इन फॉर अ सरप्राइज. अभी यहाँ तो कह रहा है कि पोएम को ज़ोर ज़ोर से पढ़ें पेयर्स बनाकर, मतलब जो पहला स्टूडेंट है वो स्टैंजा 1 पढ़ेगा और एक दूसरा स्टूडेंट स्टैंजा 2 पढ़ेगा विच इज़ इन द ब्रैकेट, ताकि इसका मीनिंग हम समझ पाएँ इस पोएम का. और जब हम इसको समझेंगे तो इट विल बी अ सरप्राइज़ फॉर ईच ऑफ अस. वो हम सभी के लिए एक सरप्राइज़ जैसा ही होगा. सो आइए आते हैं पोएम पे. हियर वी सी दैट इट्स रिटन इन ऑथोरेटिव वॉइस. कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई अथॉरिटी दिखा रहा है एक बच्चे पे. सो दैट द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ सेज दैट डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. तो फर्स्ट स्टेंजा में हम देख रहे हैं कि अमेंडा नाम की लड़की को कोई बार बार इंस्ट्रक्शंस देने का कोशिश कर रहा है या कर रही है कि अपने नाखून मत काटो, अपने कंधे झुकाकर मत बैठो और स्टॉप दैट स्लाउचिंग. वैसे घूरना बंद करो, ऐसे झुककर बैठना बंद करो, एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधा बैठो अमेंडा. सो फर्स्ट स्टैंजा में एक माँ अपने बेटी जिसका कि नाम अमेंडा है उसको बार बार सही तरीके से बैठने को बोल रही है. शी ट्राइज टू टेल हर टू सिट इन द करेक्ट पोस्चर एज शी टेल्स हर टू डू, नॉट इन द वे दैट शी वांट्स टू लिव, नॉट इन द वे दैट शी वांट्स टू डू, बट इट्स एन ऑर्डर एंड शी हैज़ टू फॉलो दैट. तो वो बच्ची खुद से ही बात कर रही होती है कि देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. तो सेकंड स्टैंजा जो कि ब्रैकेट में लिखा है दैट डिनोट्स पैरेंथेसिस. इसे हम बोलते हैं पैरेंथेसिस. जब कोई भी स्टेटमेंट ब्रैकेट्स के भीतर लिखा हो, किसी इंडिविजुअल का स्टेटमेंट अगर ब्रैकेट्स के भीतर लिखा हो, दैट इज़ कॉल्ड पैरेंथेसिस. तो आपको इस पोएम में टोटल ऐसे 3 पैरेंथेसिस मिलेंगे जो कि ये लड़की अपने बारे में खुद से ही कह रही होती है. तो वो कहती है कि देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी, मतलब मेरे सामने एक शांत, एक लेज़ी समुद्र है. एमरल्ड मोतियों से भरा हुआ समुद्र है. वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी, जहाँ पे उस समुद्र में वो अकेली है. मीन्स शी इज़ इन अ ओशन ऑफ थॉट ऑफ माइंड्स. वो एक ऐसे ओशन में है जो कि विचारों से भरा है, उसके मन के थॉट्स से भरा है और उसमें वो अकेले है. अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. मरमेड वर्ड आप जानते होंगे, इट्स बेसिकली यूज फॉर जलपरी जिन्हें हम कहते हैं. तो वो एक खुद को जलपरी समझ रही है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और बड़े ही आराम से अपना वो जीवन उस ओशन में काट रही होती है. Now in the third stanza we see that again someone is authoritative towards Amanda and it's again her mother. वो कहती हैं Did you finish your homework Amanda? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया Amanda? Did you tidy your room Amanda? क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया? I thought I told you to clean your shoes Amanda. अब उसकी माँ उसे समझाती हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? क्या तुमने अपने रूम की साफ़ सफाई कर ली? मैंने तुम्हें कहा था ना अपने शूज़ सही से रखने को, साफ़ करने को. अब अमेंडा इन सब बातों से बिल्कुल पजल्ड, काफ़ी इंटरप्ट हो जाती है. सो शी सेज आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट
वो गुस्से में खुद से बात कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई, अगर काश कि मैं ऑर्फन होती और स्ट्रीट पे घूम रही होती, आज़ाद घूम रही हो, आज़ाद घूम पाती। अ पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट। वो कहती है कि अगर मैं ऑर्फन होती, अगर कोई मुझे टोकने रोकने वाला नहीं होता, तो मैं कितनी आज़ादी से घूम पाती, स्ट्रीट्स पे पैटर्न्स बना रही होती, अपने सॉफ्ट पैटर्न्स बना रही होती डस्ट से, अपने पैरों से। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। In this stanza, Amanda seemed quite frustrated by constant blabbering of her mother. उसकी माँ जो उसे बार बार रोक टोक रही हैं, तो उससे वो काफ़ी परेशान है और वो चाहती है कि वो एक ऐसी ज़िंदगी जिए जहाँ पे कोई भी उसे रेस्ट्रिक्ट ना करे, who had no one to restrict her freedom. She imagined of wandering on the street. उसे ऐसा लगता है कि काश कि ऐसा हो पाता कि वो स्ट्रीट पे बिल्कुल बिना किसी के रोकथाम के वो घूम सकती और कोई भी उसे टोकने वाला नहीं होता। डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब इस स्टैंजा में उसकी माँ उससे दोबारा बात कर रही है कि चॉकलेट्स मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने यू नो, चेहरे पर धब्बे जो हो जाते हैं, तो रिमेंबर योर एक्ने। एंड अगेन शी सेज, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग एट यू। जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमेंडा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सो प्लीज़ लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मदर अगेन उसे डांटने की, उसे समझाने की कोशिश कर रही हैं इन द वे दैट शी वांट्स और इन द वे दैट शी कैन। लेकिन अमेंडा को इन सब बातों से कोई फ़र्क यहाँ भी नहीं पड़ रहा होता। सो देयर वी सी इन द लास्ट स्टैंजा इट्स रिटन, I am a Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. अभी अपनी माँ की बातों से बिल्कुल गुस्साई हुई अमेंडा कहती है, वो फिर से अपने आप को सच्चाई से अलग पाती है। वो कहती है कि मैं तो रैपुंजल हूँ। रैपुंजल क्या है? रैपुंजल एक फेयरी का नाम है और फेयरी आर ऑलवेज फ्री। रैपुंजल एक ऐसी खुद को वो एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस मानती है जिसे कि घर में कैद करके रखा गया है, उसे आज़ाद नहीं छोड़ा गया है और वो आज़ाद होकर दुनिया देखना चाहती है। सो हियर वी सी दैट अमेंडा थॉट ऑफ हरसेल्फ लाइक रैपुंजल, अ प्रिंसेस हु वाज लॉक्ड अलोन इनसाइड अ टावर बाय अ विच। अब अनलाइक रैपुंजल, अमेंडा won't let her bright hair down because she didn't want anybody to come up holding onto her hair। आपने एक कहानी सुनी होगी जिसमें एक परी एक टावर में कैद रहती है, एक विच ने उसे कैद किया रहता है और एक राजकुमार आता है कहीं से और उसके लंबे बालों के सहायता से वो ऊपर चढ़ता है और फिर उसे आज़ाद करवाता है। तो रैपुंजल ये अमेंडा कहती है कि मैं वही रैपुंजल हूँ, लेकिन मुझे नहीं चाहिए कि कोई राजकुमार मुझे बचाने आए। आई जस्ट वॉन्ट टू लिव अ लाइफ फ्री ऑफ माई ओन। मैं एक अपनी खुद की आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मुझे ऐसे ही छोड़ दो, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। आई डोंट केयर ऑफ दोज थिंग्स। मुझे मेरी खुद की ज़िंदगी जीने दो, दैट्स ऑल आई वॉन्ट। नेक्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं उसकी माँ फिर से उसे डांट रही हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, वैसे घूरना बंद करो, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। उसकी माँ उसे कहती हैं कि तुम काफ़ी मूडी हो, जब तुम्हारा जैसा मन करता है तुम वैसे ही करती हो, सो स्टॉप डूइंग दैट। एनीबडी वुड थिंक आई नैग्ड एट यू। तुम ऐसे करोगी तो किसी को भी लगेगा कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ, मैं तुम्हें टोक रही हूँ, मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रही हूँ। सो तुम ऐसे करना बंद करो, ऐसे बिहेवियर को करना बंद करो अमेंडा। So throughout the poem we see that there is a turmoil, there is a confusion going on in the mind that what she wants to do and what she is not allowed for। उसे क्या करना है और क्या क्या चीज़ें उसे करने की आज़ादी नहीं है, उन चीज़ों को लेकर अमेंडा के दिमाग में काफ़ी उथल पुथल चल रही है। शी इज़ इन अ ग्रेट कन्फ्यूज़न एंड हर मदर ऑल्सो एट द सेम टाइम इन द लास्ट स्टैंजा शी सेज कि एनीबडी वुड थिंक, मतलब उसकी माँ उसे डांट तो रही हैं लेकिन अपने लिए भी काफ़ी कॉन्शियस हैं कि उनकी बेटी को ये ना लगे कि वो उन्हें डांट रही हैं और किसी और को ये समझ में ना आए कि वो अमेंडा को अक्सर डांटते रहती हैं। सो शी सेज एनीबडी वुड थिंक, मतलब किसी को भी लगेगा कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ, मैं तुम्हें बार बार इंटरप्ट कर रही हूँ।
So that was the line by line explanation of the poem. That was the line by line meaning of the stanzas. अब अगर हम बात करें कुछ पोएटिक डिवाइसेस की या कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की, तो सबसे पहले तो पोएम में एलिट्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं. लाइक इन द फर्स्ट स्टैंजा यू विल फाइंड एस एस एंड एस. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एलिट्रेशन. इसके बाद एक और स्टैंजा में आपको एलिट्रेशन का एग्जांपल मिल सकता है जहाँ पे लिखा है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस. I hope I just let me find where this line is written. Stop that sulking at once. Yes, here you see that it's written stop that sulking at once. Here also S and S. This is alliteration. इसके बाद repetition का यूज़ है. जैसे अमेंडा का जो वर्ड अमेंडा है उसे पोएम में कई बार यूज़ किया गया है. सो दैट इज़ repetition. Here you see Amanda, Amanda, Amanda. Now in at least in every stanza you will find Amanda once a time. So वो हमारा एक repetition है. इसके बाद अमेंडा ने खुद को कंपेयर किया है मरमेड से, रैपुंजल से. आई एम रैपुंजल. अब वो है नहीं लेकिन वो ऐसा कंपेयर कर रही है. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ वी कॉल मेटाफर. ऐसा ही एक और मेटाफर है इस पोएम में. अगर मैं आपको बोलूँ ढूंढने को तो विल यू बी एबल टू फाइंड? यस, दैट इज़ योर मरमेड. वो खुद को मरमेड मान रही है, वो खुद को मरमेड समझ रही है जबकि वो है नहीं. सो दैट इज़ ऑल्सो मेटाफर. तो इसमें रैपुंजल और मरमेड ये जो दो वर्ड्स हैं दे आर योर मेटाफर. इसके बाद अगर हम बात करें अल्यूज़न की, अल्यूज़न एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो कि एक रेफरेंस बताता है पर्सन का, स्टेटमेंट या किसी और चीज़ का जो कि किसी मिथ से, किसी माइथोलॉजिकल स्टोरी से लिया गया हो, किसी पौराणिक कथा से लिया गया हो. जैसे वो खुद को मरमेड और रैपुंजल मान रही है तो ये तो एक मेटाफर तो है बट इट्स ऑल्सो एन अल्यूज़न, क्योंकि वो खुद को किसी दूसरी दुनिया का जीव मान रही है विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द रियल लाइफ. इट मे बी रिलेटेड टू पॉलिटिकल बैकग्राउंड, it may be related to a myth, it may be from a historical background. So that is your allusion. और अब अगर हम बात करें राइम स्कीम की तो आप पाएंगे कि इस पोएम का फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ स्टैंजा जो है वो एक जैसा है. लाइक इफ़ यू फाइंड दिस पोएम यू विल फाइंड दैट कि स्टैंजा 1, स्टैंजा 3, स्टैंजा 5 और स्टैंजा 7 ये स्टैंजा 4 लाइन्स के हैं. और इसका राइम स्कीम A है. बिकॉज इफ़ यू विल रीड दिस यू विल फाइंड इट्स अमेंडा लाइन A, अमेंडा लाइन B also has the same sound. So A, B, A. So we can say that stanza 1, stanza 3, stanza 5, stanza 7 have rhyme scheme of what? A, B, A, whereas stanzas 2, 4 and 6 they are tar set, that is a stanza of 3 lines, and this has the rhyme scheme of A. That is all for this video. Now if you have any doubts regarding any stanza, any explanation, you please mention in the comment box. I will try to make it clear as well as I can. That's all for this video. Thank you and goodbye.